बीए पार्ट सेकंड की ये जो दूसरी क्लास है उसमें आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। जैसे कि हमने पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास में हमने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण पढ़े थे। उस भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में हमने जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के कारण उत्पन्न जो परिस्थितियां पैदा हुई जिससे भारतीयों को बहुत ज्यादा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत हानि उठानी हुई, जिसको हम कहेंगे कि भारतीयों का जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो शोषण हुआ, उस शोषण के परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन और राष्ट्रवाद की एक भावना तेज हुई, जिसके कारण भारत के अंतर्गत एक राष्ट्रीयवाद का वातावरण तैयार हुआ। तो हमने पूर्व के अंतर्गत हमने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण देखे, जिसके अंतर्गत 1857 की क्रांति थी। इसके अलावा जो विदेशों में भारतीयों का आगमन था, एक राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो चलाई गई जो एक मुहिम थी वो भी थी, समाचार पत्रों का, साहित्यों का, और जो अंग्रेजों के द्वारा जो नीति अपनाई जा रही थी वो बहुत ऐसे अनेक कारण रहे थे जो हमारे भारतीयों के हितों को प्रभावित करते थे। भारतीयों के हितों को प्रभावित करने के कारण ही भारतीयों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक असंतोष की लहर पैदा हुई, और इस असंतोष की लहर ने हमारा एक राष्ट्रवादी एक वातावरण का वो तैयार किया और अंग्रेजी शासन को भारत से बाहर निकालने का एक संकल्प ले लिया। हमने जो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के अंतर्गत ऐसे कारण खड़े थे जिन कारणों से भारत के अंतर्गत बूढ़े, जवान, महिलाएं सबने इस राष्ट्रवाद में भाग लिया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बहुत ही संघर्षपूर्ण वातावरण तैयार रहा, जिसके कारण भारत को आजादी प्राप्त हुई। तो हम आज की जो कक्षा है उस कक्षा में राष्ट्रवाद के चरण का बिंदु पढ़ रहे हैं। पहले हमने जो बिंदु पढ़ा था वो बिंदु था भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण, और अब हम पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रवाद के चरण। देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के जो चरण है वो जो पार्ट है उस चरणों को हम विशेष रूप से एक आधार, एक जो प्रारंभिक इसका जो प्रस्ताव है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो 1885 के अंतर्गत कांग्रेस से पूर्व, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व अनेक ऐसी संस्थाएं बनी जो एक राष्ट्रीय संस्थाएं के रूप में काम नहीं कर रही थी, जिसके अंतर्गत हम विशेष रूप से ये देखें कि भारत के अंतर्गत जैसे ब्रिटिश एसोसिएशन इसके अलावा पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये 1885 से पहले की संस्थाएं हैं, लेकिन इन्होंने इन संस्थाओं ने पहले भारत का राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं किया है, और राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं करने के कारण भारत के अंतर्गत एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं हो पाया। अब जब इस संस्थाओं के बाद में भारत के अंतर्गत जो 1885 में एक राष्ट्रीय संस्था था, एक कांग्रेस की एक राष्ट्रीय संस्था का क्या बना है
एक राष्ट्रीय संस्था का क्या किया गया है, गठन कर दिया गया। तो राष्ट्रीय हितों के बारे में आवाज उठाने का जो काम था वो कांग्रेस का बन गया। इसलिए 1885 से लेकर 1885 से 1947 तक के काल को अगर हम पढ़ें, 1885 से लेकर 1947 के काल को पढ़ें तो हम एक अर्थ में तो उसको हम क्या कह रहे हैं, भारतीय राष्ट्रवाद, और दूसरे आधार पर हम उसे कह रहे हैं कांग्रेस का इतिहास। इसलिए कांग्रेस के इतिहास को पढ़ रहे हैं, वही हम भारतीय राष्ट्रवाद का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो भारतीय जो राष्ट्रवाद है, उस भारतीय राष्ट्रवाद का जो आरंभ है वो 1885 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रवाद का जो समय है वो 1885 से लेकर 1947 तक चला। और इसको अध्ययन की दृष्टि से इस समय को हम 3 भागों में बांटते हैं। इसको कितने भागों में बांट रहे हैं, 3 भागों में बांटते हैं। और 3 भागों में बांटने से हम सबसे पहले इसका जो पहला भाग है जो 1885 से लेकर 1905 तक चला, ये उदारवादियों का काल था। 1885 से लेकर 1905 तक का जो काल चला उसको हम उदारवादियों का काल कहते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में नरमपंथी, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, नरमपंथी विचारधारा वाले राष्ट्रवादी बनेंगे। और दूसरे नंबर पर जो होगा उसका 1906 से लेकर 1919 तक का काल, ये काल होगा उग्रवादियों का युग। उग्रवादियों का युग, इसको हम गर्मपंथी विचारधारा के नाम से, इसको हम कौन सी विचारधारा से, गर्मपंथी विचारधारा के नाम से जानेंगे। 3 नंबर पर जो चला था वो था 1920 से लेकर 1947 तक का था। इसको कहेंगे हम गांधीवादी युग। तो इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद को अध्ययन की दृष्टि से 3 कालों में बांटा गया है। 1 नंबर पर उदारवादियों का काल, दूसरे नंबर पर उग्रवादियों का, तीसरे नंबर पर गांधीवाद का युग। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो राष्ट्रवाद था वो राष्ट्रवाद का समय, भारतीय राष्ट्रवाद का जो चरण है उसका जो समय है वो 1885 से लेकर 1947 तक का रहा। और उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि उसने राष्ट्रवादी वातावरण को क्या किया, तैयार किया। और राष्ट्रवादी वातावरण को तैयार करने के अंतर्गत हम इनका एक से अध्ययन करते हैं कि एक अध्ययन में सबसे पहले हमारा जो बिंदु है वो उदारवादियों। सबसे पहले वाला जो बिंदु है वो है उदारवादियों का काल। उदारवादियों का काल जो काल चला है 1885 से लेकर 1905
फ्रांस तक का कार्यकाल। उदारवादी जो राष्ट्रवादी हैं, उदारवादी जो राष्ट्रवादी हैं, इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा है नरमपंथी, नरमपंथी विचारधारा। हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लोग थे, इसके प्रमुख विचारक, प्रमुख जो विचारक हैं या इसके प्रमुख जो जो प्रमुख नेता हैं, प्रमुख राष्ट्रवादी हैं, प्रमुख राष्ट्रवादी हैं, वो कौन कौन से हैं? अब प्रमुख राष्ट्रवादी विचारों में हम सबसे पहले यही देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी, जो उदारवादियों के शिरोमणि नेता, इसको उदारवादियों का शिरोमणि नेता के नाम से जाना जाता है, शिरोमणि नेता के नाम से जाना जाता है। सबसे वयोवृद्ध सदस्य हैं, सबसे वयोवृद्ध सदस्य। इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा और स्वयं जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो जो संस्थापक हैं, A.O. हुयूम, ये खुद भी उदारवादी नेता। तो दादा भाई नौरोजी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, ये प्रमुख उदारवादी नेताओं में माने जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि उदारवादियों का जो काल है वो 1885 से लेकर 1905 तक चला। ये नरमपंथी विचारधारा से संबंधित हैं। ये प्रमुख विचारक हैं दादा भाई नौरोजी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोज शाह मेहता है, दीन शाह वाचा है, A.O. हुयूम है, आदि प्रमुख विचारक हैं जो उदारवादियों के काल तक उदारवादियों के प्रमुख नेता माने जाते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो प्रमुख जो विचारक हैं, ध्यान देना, ये जो प्रमुख विचारक हैं उनका जो सिद्धांत है, इनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, वो जो कार्य है वो क्या है? उदारवादी जिन्होंने क्या किया है कि 28 दिसंबर 1885 के अंदर जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसके जो संस्थापक हैं A.O. हुयूम और इस समय के अंतर्गत जो यहाँ का जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल वो क्या है? लॉर्ड डफरिन। जैसा कि हम पहले राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में से अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो ये जो समय है उस समय के अंतर्गत एक प्रकार की जो संस्थान था, तो
इस संस्थान के द्वारा ये जो प्रमुख विचारक हैं, इस संस्था के माध्यम से, इस संस्था के राष्ट्रीय संस्था के माध्यम से अंग्रेजी शासन को, अंग्रेजी शासन तक भारतीय हितों की मांगे, भारतीय हितों की मांगों को वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो भारतीय हितों की मांगों को अंग्रेजी शासन तक, यहाँ तक इसके सुप्रीमो तक पहुंचाने का ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो तरीका बड़ा ही नरम था, बड़ा ही क्या था, नरम था, जिसको हम क्या कहते हैं, उदार तरीका, बड़ा लचीला तरीका ये था, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से जैसे क्या क्या, याचना, जैसे क्या करना है, याचना करना है, और इसके अलावा स्मृति पत्र, प्रार्थना पत्र देकर, याचना करके, स्मृति पत्र या प्रार्थना पत्र देकर के शिष्टमंडल भेज करके समाचार पत्रों के माध्यम से हमको क्या करना, अपनी मांगों को, भारतीय हितों की मांगों को अंग्रेजों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया करते थे। इसके अलावा ये हमेशा अंग्रेजी शासन का जो ध्यान है वो भारतीय हितों के अंतर्गत, जैसे वो भारतीय हित चाहे से वो राजनीतिक अधिकार से संबंधित हो, और चाहे से वो आर्थिक हितों से संबंधित हो, ऐसे ही अंग्रेजी शासन तक पहुंचाने का काम इन नेताओं के द्वारा किया जाता था। ये याचना, स्मृति पत्र, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल, समाचार पत्र आदि के माध्यम से क्या करते थे, आदि के माध्यम से अंग्रेजों तक अपनी मांगों को पहुंचाने का काम किया करते थे। तो ये इनकी क्या हो गई, इनकी कार्य प्रणाली हो गई, कार्य पद्धति, कि इसके माध्यम से इसके माध्यम से ये क्या करते थे, काम किया करते थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि उदारवादियों का जो काल है वो 1885 से 1905 से चला है। ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, और ये कांग्रेस भारत की एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था थी जो भारतीय हितों को अंग्रेजों तक पहुंचाने का काम किया करती थी, और अंग्रेजों को भारतीय हितों से अवगत कराने के लिए, क्योंकि उस समय के अंतर्गत ये जो उदारवादी जो राष्ट्रवादी नेता थे, जिसके अंतर्गत नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता था, दीनशाह बख्तियार था, और आदि ऐसे विचारक थे जो अंग्रेजों के संपर्क में थे। और अंग्रेजों के संपर्क में रहने के कारण, क्योंकि अंग्रेजी शासन को हमेशा विश्वास और सहयोग की नीति पर आधारित मानते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों के द्वारा ही भारतीयों का क्या हो सकता है, उद्धार हो सकता है, भारतीयों का भी कल्याण हो सकता है, क्योंकि अंग्रेज एक बहुत ही न्यायप्रिय जाति है, और उनके द्वारा भारतीयों को भी क्या किया जा सकता है, पूर्णतः स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जा सकती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या मांग रहे थे। ये तो माध्यम हो गया, इसके माध्यम से तो इन्होंने क्या कर लिया, अपनी मांगे रखने का जो तरीका था, ये तरीका अपना लिया। अब उन्होंने क्या मांग रखी, उदारवादियों की मांगे।
क्या क्या मांगे उदारवादियों ने सबसे पहले जो मांग रखी थी वो मांग ये रखी कि भारतीय शासन की क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। भारतीय शासन की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये उदारवादी मानते थे कि अंग्रेज की शासन यानी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो शासन किया जा रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है और वो पूरे विश्व के अंतर्गत एक अच्छी शासन व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हो सकता है कि अंग्रेजी शासन ब्रिटिश शासन को भारत में जो हो रहा है उसका पता ही नहीं, इसलिए ब्रिटिश शासन उदारवादी ये चाहते थे कि ब्रिटिश जो शासन है इस ब्रिटिश शासन को भारतीय शासन की जानकारी दी जाए और ये ब्रिटिश शासन क्या करे, भारतीय शासन की जांच करें कि भारत में ऐसा जो शासन है जो ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनका अंग्रेजी शासन तक पहुंचाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दूसरा है भारत मंत्री या भारतीय परिषद, भारत परिषद का अंत किया जाए। अंत किया जाए। उनकी दूसरी मांग ये थी, भारत की पहली मांग थी भारतीय शासन व्यवस्था की क्या की जाए, जांच की जाए कि जो अंग्रेजों के नाम से जो भारतीयों पर जो अत्याचार किए जाते हैं, जो शोषण किया जा रहा है, जो दमनात्मक नीति अपनाई जा रही है, उस शासन का अंग्रेजों तक पता भी है या नहीं है, तो उस बात को अंग्रेजों तक पहुंचाने की जाए और इसलिए अंग्रेजी शासन क्या किया जाए उसकी जांच करें और इसी के आधार पर वो अनेक प्रकार की कमेटियों का गठन करके भारत के अंदर जांच आयोग भेजते थे और अनेक प्रकार के क्या हुए अधिनियम प्रस्तुत किए गए जिसमें उनके सुधारों का आधार भी तैयार किया जाता है। इसके अलावा 2 नंबर पर भारत मंत्री और भारत परिषद का अंत किया जाए कि भारत में सीधा कंपनी का शासन, पहले क्या था 1857 से पहले भारत मंत्री और भारत परिषद के द्वारा क्या किया जा रहा है, शासन किया जा रहा है कि पहले तो क्या थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया जा रहा है, भारत के मंत्री को नियुक्त किया जा रहा है, भारत में मंत्री और परिषद का निर्माण कर रही है और ये परिषद ये क्या कर रही है, मंत्री और परिषद क्या कर रही है, भारत पर अपना क्या कर रही है, नियंत्रण स्थापित, भारत पर शासन स्थापित कर रही है। तो शासन करने का जो माध्यम है उसके अंतर्गत एक तो कंपनी का और दूसरा इसका, तो ये 2 प्रकार के एजेंट बनते हैं। इसलिए उदारवादियों ने ये मांग किया गया कि ये कंपनी के शासन को और ये जो भारत मंत्री और परिषद है उसका अंत कर दिया जाए और भारत पर शासन करने पर सीधा ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित किया जाए, जिससे क्या किया जाए कि ये जो बीच के अंतर्गत जो क्या किया जा रहा है, जो भारत की जो अंग्रेजों की जो प्रवृत्तियां हैं, वास्तविक स्थितियां हैं, उसको भारतीयों को लाभ नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है, इसलिए इनको क्या किया जाए, हटाने की पैरवी की गई। 3 नंबर पर है कि विधान मंडल व परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। इनकी जो तीसरी मांग थी, 1 नंबर पर मांग इन्होंने ये रखी, 2 नंबर पर ये रखी, 3 नंबर पर ये और चौथी मांग इन्होंने जो तीसरी जो मांग रखी है कि भारतीयों को जो लक्ष्य रखा गया है इस रूल के अंतर्गत, जो कांग्रेस एक राष्ट्रीय जो संस्थान बन गई थी, उस कांग्रेस ने ये लक्ष्य रखा कि
राजनीतिक स्वशासन प्राप्त किया जाए। इन्होंने क्या किया है, अंग्रेजों से राजनीतिक स्वशासन प्राप्त करने का इन्होंने क्या रखा था, लक्ष्य रखा गया था। और ये लक्ष्य कैसे पूरा हो सकता है, जब भारतीयों का शासन में ज्यादा क्या बढ़े, भूमिका बढ़े, और ज्यादा भूमिका बढ़ेगी तो क्या होगा, इनको शासन में भागीदारी होगी और भारतीय हितों को प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। इसलिए इनकी सदस्य संख्या है, इस सदस्य संख्या में बढ़ोतरी करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाने पर अपना जो विचार है उसको रखा गया। आगे चुका है भारतीय सदस्यों को उच्च पदों पर नियुक्ति दी जाए। सबसे बड़ी उदारवादी की जो मांग है, वो सबसे बड़ी मांग क्या है, भारतीय सदस्यों को उच्च पदों पर नियुक्ति दी जाए। इसका मतलब यह है कि पहले जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था, जो कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया राष्ट्रवाद से पहले, तो भारत के अंतर्गत जो राजनीति है, ध्यान देना, एक तो राजनीतिक पद है, इसके अलावा सैनिक है। इस राजनीतिक और सैनिकों में इनको उच्च पद नहीं दिया गया, और उच्च पद न देने के कारण राजनीति में, प्रशासन में, राजनीति में, सेना में इनको उच्च पद देने के कारण भारतीय ऐत होते थे और भारतीयों का शोषण होता था। और जब आवाज उठाई जाती थी, उस आवाज का अंग्रेज क्या किया करते थे, उसका विरोध किया जाता था। उसकी सबसे बड़ी वजह यही मानी जाती है कि भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, और उच्च पदों पर नियुक्त न करने के कारण भारतीय अपने हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते थे। इसलिए उदारवादियों ने सबसे महत्वपूर्ण बड़ी मांग ये रखी थी कि भारतीय सदस्यों को उच्च पदों पर उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार क्या किया जाए, नियुक्त कर दिया जाए। जैसा कि आपने 1800 ये जो राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में देखा था कि योग्य व्यक्तियों को, जैसे इसके अंतर्गत विशेष रूप से सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आईसीएस परीक्षा में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, अरविंद घोष को आईसीएस परीक्षा के अंतर्गत पास हो जाने, सभी प्रकार से उत्तीर्ण हो जाने के बाद भी इनको घुड़सवारी में असफल करके इनको आईसीएस परीक्षा से बाहर कर दिया गया था। तो इस प्रकार अंग्रेज भारतीयों को क्या नहीं करते थे, उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करते थे, और उच्च पदों पर नियुक्त न करने के कारण भारतीयों के अंतर्गत अंग्रेजों के प्रति जो असंतोष थी, इस असंतोष के कारण इनको राष्ट्रवादी भावना को ज्यादा से ज्यादा असंतोष फैला, और इसी के कारण उदारवादियों ने इनकी मांगों को आगे रखा। आगे है इंग्लैंड से आने वाले कपड़े पर आयात कर लगाया जाए। यहां पर और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उदारवादी ने कौन सी बात रखी, उदारवादी ने सबसे बड़ी बात यह रखी कि इंग्लैंड से आने वाला जो कपड़ा है उस पर आयात कर लगाया जाए। भारत से कच्चा माल ले लिया जाता है, और ले जाने के बाद उन पर क्या किया जाता है, जो कपड़ा है उस कपड़े पर जो टैक्स है वो जाने पर जो टैक्स लिया जाता है, और लाने पर जो टैक्स नहीं लिया जाता है, जिसका सबसे ज्यादा भारतीयों को क्या उठाना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। इसी वजह से भारतीयों ने क्या किया है, इसका विरोध किया है।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उदारवादियों ने अंग्रेजी शासन के लिए ये जो मांग रखी थी, भारतीय शासन की समय समय पर जांच होती रहनी चाहिए, भारत मंत्री और भारत परिषद का अंत किया जाए, विधानमंडल परिषदों में भारतीय सदस्य संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और भारतीय सदस्यों को उच्च पदों पर नियुक्ति दी जानी चाहिए और इंग्लैंड से आने वाले कपड़े पर क्या लगाना चाहिए, आयात कर भी लगाया जाए। इस प्रकार की मांग उदारवादियों ने इस अंग्रेजी शासन के सामने रखी है। तो इस प्रकार उदारवादियों ने ये जो मांग रखी है, इस मांग के माध्यम से इस अंग्रेजी शासन का ध्यान आकर्षित करने का कार्य किया। अब हम उसके आगे ये देखेंगे कि इनकी जो कार्य पद्धति उदारवादियों की क्या थी, कार्य पद्धति थी, वो कार्य पद्धति किस प्रकार थी, उदारवादियों की क्या थी, कार्य पद्धति थी, वो कार्य पद्धति किस प्रकार की थी। जिसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि उदारवादियों की उदारवादियों की कार्य पद्धतियां या विचारधारा। उदारवादियों की कार्य पद्धति या विचारधारा। देखिए, हमने उदारवादियों की जो कार्य पद्धति थी वो शुरू के अंतर्गत हमने जैसे याचना है, स्मृति है, प्रार्थना पत्र है, इनके माध्यम से क्या किया, इसके माध्यम से स्पष्ट किया। अब हम देखेंगे ये जो कार्य पद्धति और जो विचारधारा अपना रहे हैं, इस विचारधारा के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार से पहले है ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास। उदारवादियों की जो कार्य पद्धति है, विचारधारा है, उसमें काम करने का जो तरीका है, उसका सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु है कि ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में उदारवादियों का क्या है, पूर्णतः विश्वास है। और पूर्णतः विश्वास क्यों है? क्योंकि इसके आधार पर अंग्रेज ब्रिटिश उदारवादी ये मानते हैं कि इनका अटूट यानी इनका अगाध निष्ठा है, इनमें अगाध क्या है, निष्ठा है और श्रद्धा है। निष्ठा और श्रद्धा, और निष्ठा और श्रद्धा होने के कारण ये जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था है वो पूरी तरह से क्या है, निष्ठावान, अंग्रेजी शासन के प्रति निष्ठावान बने हुए हैं। और इस निष्ठावान होने की सबसे बड़ी वजह क्या मानी जाती है कि जैसे दादा भाई नौरोजी ने ऐसा स्पष्ट किया, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, स्पष्ट किया, क्या कहा कि आओ हम पुरुषों की तरह आओ हम पुरुषों की तरह बोलें और घोषणा कर दें कि हम अंग्रेजों के भक्त हैं। हम अंग्रेजों के क्या हैं? अंग्रेजों की
राजभक्त हैं, अंग्रेजों के क्या हैं, पूरी तरह से ये घोषणा कर दे कि हम ब्रिटिश सरकार के क्या हैं, पूरी तरह से भक्त हैं। तो इन्होंने एक पूरी तरह से जो न्यायप्रियता विश्वास है, इस न्यायप्रियता के विश्वास के आधार पर कार्य किया है। तो ध्यान दें कि ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में जो अटूट विश्वास है, और अटूट विश्वास का कारण यह है कि अंग्रेजी शासन एक ऐसा शासन है जो पूरी धरती पर शासन कर रहा है, और पूरी धरती पर जो शासन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर वास्तव में कोई ऐसी महान दिव्यता है, सत्यता है, जिसके कारण वो पूरी पृथ्वी पर, पूरे देशों पर अपना उपनिवेश स्थापित कर रखे हैं। एनी बेसेंट ने भी क्या कहा है? एनी बेसेंट ने भी कहा है कि ब्रिटिश सरकार जैसी नीतिवान लोग सूर्य की रोशनी के नीचे नहीं रहते हैं। सूर्य की रोशनी के नीचे ही ऐसे लोग नहीं रहते हैं जैसे अंग्रेज लोग रहते हैं। अगर अंग्रेज बहुत ही क्या है, न्यायप्रिय शासन है, और न्यायप्रिय शासन होने के कारण ये हमेशा क्या कर रहे हैं कि इनकी शासन की नीतियों की ओर हमेशा आकर्षण रखते हैं। इस प्रकार इनका जो दूसरा आधार है, ब्रिटिश राजभक्ति ब्रिटिश सरकार के प्रति, दो नंबर पर है, ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति। देखिए, उदारवादी नेता अंग्रेजी शासन के प्रति बहुत ही ज्यादा समर्पित थे, और समर्पित होने की वजह यह थी कि ये अंग्रेजी शासन के प्रति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विश्वास रखते थे। इस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विश्वास रखने के कारण भारत में अंग्रेजी शासन को ब्रिटिश शासन को ये क्या करते थे, भारत में वरदान कहते थे कि अंग्रेज भारत पर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, और ये शासन करके अपने ज्ञान के माध्यम से पूरे भारत को क्या करेंगे, प्रकाशित करेंगे, और अपनी जो महत्वपूर्ण जो हमारी जो संस्कृति है, अगर हमारी संस्कृति का जो ज्ञान है, भारतीय संस्कृति का ज्ञान पूरी तरह से अगर ब्रिटिश सरकार को हो जाए, इनका मानना था कि अगर अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान पूरी तरह से हमें अगर करा सकते हैं, तो वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही करवाया जा सकता है, और ये हमारे पर शासन करके हमारी अज्ञानता को, हमारी जो बुराइयां हैं, जो हमारी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको दूर कर सकते हैं। जैसा कि अंग्रेजी शासन ने भारत में आकर के जैसे संचार के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, जैसे इसके अलावा जैसे परिवहन में रेलवे है, सड़कें हैं, संचार में डाक आदि के माध्यम से इन्होंने भारत में आकर के क्या किया, आधुनिकीकरण किया। इसके अलावा हमारे देश की शासन व्यवस्था में, इसलिए वरदान के अंतर्गत जो क्या है, शासन व्यवस्थाओं में, विशेषकर इसको माना है शासन व्यवस्थाओं में,
बताना शासन व्यवस्थाओं में सकारात्मक सुधार किया गया। शासन व्यवस्थाओं में सकारात्मक सुधार में क्या किया कि हमारी जो शासन व्यवस्था है, पहले कौन सी शासन व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अंग्रेजों के आने के बाद में हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हुई है और लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुए हैं। भारतीयों के अंतर्गत राजनीति के प्रति उत्साह है, राजनीतिक सहभागिता है और राजनीतिक सहयोग का वातावरण तैयार हुआ है। लोगों के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जिज्ञासा है, उत्साह है, उसका वातावरण तैयार हुआ है और इसी को ये उदारवादी ये समझते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा ही भारतीय का क्या किया जा सकता है, एक अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत कराया जा सकता है, जिसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बहुत ही ज्यादा क्या हो सकेगी, महत्वपूर्ण हो सकेगी। क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों के समान कोई चरित्र और सद्गुण युक्त कोई जाति नहीं होती है। इसके अलावा उन्होंने जो आगे जो 3 नंबर पर जो बात रही, उन्होंने जो नीति अपनाने का कारण क्या है? क्रमिक सुधार पर बल। 3 नंबर पर क्या है? क्रमिक सुधार पर बल। क्रमिक सुधार पर उदाहरण भारत में जो परिस्थितियां पैदा हो रही है, भारत में जो परिस्थितियां पैदा हुई, उस जैसे सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, धार्मिक स्थितियां हैं, ये सारी स्थितियां एक साथ परिवर्तन नहीं हो सकती हैं और एक साथ परिवर्तन नहीं हो सकती है, इसलिए ये उदारवादी अंग्रेजी शासन से क्रमिक शासन, अंग्रेजी शासन से सुधारात्मक क्रमिक जो सुधार है उन पर विश्वास रखते हैं। उन पर विश्वास रखने का सबसे बड़ा माध्यम ये था कि अंग्रेजी शासन धीरे धीरे भारत के अंतर्गत क्या करेगी, सुधारात्मक रवैया अपना सके। तो उदारवादी में जैसे उदाहरण के लिए कि जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, इन विशेषकर ये ब्रिटेन के अंतर्गत अंग्रेजी शिक्षा में पूरी तरह से पढ़े लिखे हैं। ये अंग्रेजों की भावनाओं को पूरी तरह से जानते हैं, समझते हैं और इसी के कारण वो चाहते हैं कि भारत में भी ब्रिटेन जैसी स्थितियां पैदा हो जाएं और ब्रिटेन जैसी स्थितियां पैदा होने के लिए अंग्रेजों के विश्वास को प्राप्त करके इस प्रकार की नीतियों को क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है और उनकी लागू करने के लिए क्या किया जाए कि ये क्रमिक सुधारों का धीरे धीरे ये सिस्टमेटिक लेट्स करके, तो जैसे हम अगर राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो जैसे 1892 का भारतीय शासन अधिनियम क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। उसके साथ साथ इसके अलावा और अनेक प्रकार के भारत शासन अधिनियम प्रस्तुत किए गए जो भारतीय शासन व्यवस्था के क्रमिक सुधार का क्या है, क्रमिक सुधार का परिणाम माना जाता है। इसके अलावा देख सकते हैं इनके अलावा आप देख सकते हैं सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो फैली हुई जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, अंधविश्वास हैं, इन अंधविश्वासों को अनेक प्रकार की अधिनियमों के माध्यम से इनको दूर किया गया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का अंत करने के लिए अंग्रेजी शासन का सहयोग लेकर के
लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर कानून बनाया गया। इसके अलावा जो पशु बलि थी, महिलाओं के साथ में जो होने वाले अत्याचार थे, धर्म सुधार थे, ऐसे अनेक प्रकार के, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों के अंतर्गत कह दिया गया है। एक क्रमिक सुधारों पर बल दिया गया है। और आप देख सकते हैं कितने 1892 से लेकर के 1947 तक जो अधिनियम प्रस्तुत किए गए थे, ये अधिनियम हमारी राजनीतिक व्यवस्था के सुधारों का ही क्या है, परिणाम है। और इसी के कारण भारत के अंदर जो लोकतंत्रात्मक संसदात्मक शासन प्रणाली की जो स्थापना हुई है, उस स्थापना के माध्यम से एक भारत को एक नई एक राजनीतिक परिवेश देखने को मिला है। और ये परिवेश क्रमिक सुधारों के परिणाम के माध्यम से ही हुआ है। इसके बाद में हम देखेंगे कि इनका जो मूल लक्ष्य था, आप समझ रहे होंगे कि क्रमिक सुधारों पर बल का मतलब है उदारवादी अंग्रेजी शासन के विश्वास और सहयोग के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, ब्रिटेन जैसी स्थितियों को भारत में लागू करना चाहते हैं। और इसको लागू करने के लिए वो हमारे देश में सुधारात्मक रवैया अपनाते हैं। और सुधारात्मक रवैया अपनाने के लिए क्रमिक सुधारों पर बल दे रहे हैं। धीरे धीरे एक एक करके क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। और ये परिवर्तन एक दिन हमारी सभी प्रकार की कमजोरियों को दूर करके हमारी शासन व्यवस्था की क्या करेगी, स्थापना करेगी। इसके अलावा 4 नंबर पर उन्होंने ये कहा है उदारवादियों का लक्ष्य। उदारवादियों का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था, राजनीतिक स्वशासन प्राप्त करना, राजनीतिक स्वशासन प्राप्त करना। अब राजनीतिक स्वशासन का मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है, मतलब शासन के अंतर्गत, शासन में भारतीयों की क्या है, भागीदारी, भारतीयों की भागीदारी होना, शासन में भारतीयों की भागीदारी, जिससे ये हो सके कि भारतीयों के द्वारा स्वशासन का मतलब सीधा सा मतलब क्या है कि शासन अपने ही लोगों के द्वारा संचालित किया जाए। और इस राजनीतिक स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने हमेशा एक क्रमिक तरीके से धीरे धीरे उनको विश्वास में लेकर के उसके आधार पर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। और स्वशासन की ओर ये जो चरण है वो एक प्रकार का एक आधारभूमि, एक पृष्ठभूमि तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये शासन का जो लक्ष्य है, सबसे पहले स्वशासन का जो लक्ष्य है वो सबसे पहले जो लक्ष्य रखा गया था वो दादा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सबसे पहले राजनीतिक स्वशासन की बात की गई। और उसको अपनाने, उस लक्ष्य को निर्धारण करके दादा भाई नौरोजी ने क्या किया है, उस लक्ष्य को, ध्यान देना, राजनीतिक लक्ष्य की सबसे राष्ट्रवादियों का जो लक्ष्य था राजनीतिक स्वशासन, उस राजनीतिक स्वशासन की सबसे पहली बार जो बात की है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया है। और उसको लक्ष्य के अंतर्गत अपनाने का काम दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन के अंतर्गत किया था। और इस प्रकार इस लक्ष्य को निर्धारित करके इसको पूरा करने का जो कांग्रेस ने जो लक्ष्य बनाया था वो धीरे धीरे आगे जाकर के अपने लक्ष्य के अनुसार कार्य करने का आधार तैयार करती है। उसके बाद में है संवैधानिक साधनों में विश्वास। संवैधानिक साधनों में विश्वास। उदारवादियों ने जो कार्य पद्धति विचारधारा के अंतर्गत जो बनाया है वो संवैधानिक साधनों में विश्वास है कि वो जो भी तरीका अपनाएंगे
वो जो कम तरीका अपनाएंगे वो सारा का सारा जो तरीका होगा वो वैधानिक तरीका होगा। वो वैधानिक तरीके के अंतर्गत विशेष रूप से उनकी जो मांग है, वैधानिक तरीका है, उनकी जो मांग है वो जैसे राजनीतिक अधिकारों की जो मांग है, उनकी जो राजनीतिक या प्रशासनिक अधिकारों की जो मांग है, उन अधिकारों की मांग के लिए वो क्या क्या नीति अपनाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए जैसे प्रार्थना पत्र, प्रतिनिधि मंडल जिसको हम शिष्टमंडल की, जिसको हम किसके नाम से संबोधित करेंगे, शिष्टमंडल के नाम से भी कह सकते हैं। तो प्रार्थना पत्र, राजनीतिक अधिकारों की मांग करने के लिए प्रतिनिधि मंडल बनाएंगे, शिष्टमंडल अपनाएंगे, याचना और इसके अलावा जो संवैधानिक तरीका होगा समाचार पत्रों के माध्यम से उनके से अपनी मांगों को उनके तक पहुंचाना है। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इसके द्वारा उनके कार्यों को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उदारवादियों ने जो कार्य पद्धति अपनाई है, जो तरीका अपनाया है, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का एक क्या होता है, एक जो चरण है, एक जो आधारशिला है, उसको तैयार करने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आधार तैयार किया, इस आधार के माध्यम से उनकी जो आधार था, जिसके माध्यम से अंग्रेज और भी ज्यादा उनसे प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के कारण वो जो संगठन है जो आगे से आगे हमारी जो लक्ष्य था उसको आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके आगे हम देखेंगे, हमने उदारवादियों का जो काम उसको पढ़ा, अब हम देखते हैं उसका मूल्यांकन। उदारवादियों का मूल्यांकन। अब उदारवादियों का जो मूल्यांकन है, उस मूल्यांकन के अंतर्गत हम ये देखते हैं, हमने अभी उनके अध्ययन के अंतर्गत हमने देखा कि जो राष्ट्रवादी है, इसके राष्ट्रवाद के जो चरण है, इस राष्ट्रवाद के जो 3 चरण हैं, उसमें सबसे पहले हमने उदारवादियों का क्या क्या देखा हमने। शुरू में हमने देखा इसके जो प्रमुख नेता हैं, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा उनकी प्रमुख मांगे। फिर उनकी कार्य पद्धतियां, कार्यपद्धति काम करने का जो तरीका है वो देखा, और फिर प्रमुख मांगे ये हमने पढ़ा। हमने उदारवादी का कार्य देखा, प्रमुख नेता हैं, प्रमुख मांगे हैं और उनकी कार्य पद्धतियां हैं। अब इसके बाद में हम इनका संपूर्ण अध्ययन करने के बाद में उनका मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन के अंतर्गत 2 चीजें देखी जाती हैं, एक तो अच्छाई, एक तो क्या है गुण, और दूसरा क्या है दोष। 1 नंबर पर हम देख सकेंगे गुण, और 2 नंबर पर हम क्या देखेंगे, दोष देखेंगे। तो देखिए, अगर गुण को हम ये कहें कि उदारवादियों का भारतीय राजनीति में
तो भी यही बात है। और ये प्रश्न भी बढ़ता है कि उदारवादियों का भारतीय राजनीति में क्या योगदान है, ये योगदान है। और दोष का मतलब कि इनकी जो कमियां हैं, दोष का मतलब इनकी जो कमियां हैं उस कमी के बारे में अंकन करेंगे। तो सबसे पहले हमने इनकी जो कार्यपद्धतियां हैं उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो दोष है उसका सबसे पहले हम दोष देखते हैं कि सबसे पहले जो दोष है कि राजभक्ति और देशभक्ति, राजभक्ति और देशभक्ति में अंतर है। उदारवादियों ने जो कार्य किया उस कार्य के अंतर्गत जो अंग्रेजी शासन के प्रति उन्होंने जो राजभक्ति दिखाई, उस राजभक्ति के अंतर्गत उनमें अंग्रेजों के प्रति हमेशा त्याग, समर्पण, विश्वास, सहयोग, इस एक तरफा नीति की ओर ही क्या करता है, ध्यान आकर्षित करता है। ये अंग्रेजों के प्रति केवल एक जो पक्ष है उस एक पक्ष की ओर ही अग्रसर है। और जहां पर राजभक्ति होती है वहां पर केवल उनके प्रति ही पूरी तरह से क्या होना, समर्पित होना है। और देशभक्ति शब्द है वो अलग है। जहां राजभक्ति और देशभक्ति है वो एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। देशभक्ति के अंतर्गत जो राष्ट्रवादी जो भावना है, राष्ट्रवादी जो भावना है वो केवल अपने भारतीय हितों को ध्यान में रख करके ही क्या किया जा रहा है, ध्यान में रख करके ही कार्य किया जा रहा है। राजभक्ति के अंतर्गत अगर उदारवादियों को उनकी मांगों को पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, मना भी कर दिया जाए, मना कर दिया जाए कि अंग्रेज हमारी मांगों को नहीं मानेंगे, तो भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि देशभक्ति के अंतर्गत जो राष्ट्रवादी जो आंदोलन हुआ, उस राष्ट्रवादी आंदोलन के अंतर्गत यहाँ हमारे जो नव युवक हैं वो इस कांग्रेस की जो उदारवादी सरकार की जो नीति है उस पूरे भारत में जो शोषण, अत्याचार और उत्पीड़न का जो वातावरण बना, उत्पीड़न का जो क्या बना वातावरण बना, उसका कारण ही क्या मानते हैं, उदारवादियों के इस उदारवादियों की इस प्रकार की अपनाई गई तरीके को मानते हैं। उनका मानना है कि अगर शुरू के अंतर्गत अंग्रेजों ने जो हमारा शोषण किया, अत्याचार किया, उत्पीड़न किया, तो उसके अंतर्गत अगर उसका शुरू में ही इस प्रकार का विरोध किया जाता तो अंग्रेज लोग इस प्रकार के कार्य को क्या नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा उत्पीड़न का काम नहीं करते, शोषण का काम नहीं करते। लेकिन इन्होंने जो मांग रखी, इन मांगों के अंतर्गत कुछ को जायज को मान लेते, जहां पर अंग्रेजों का हित होता था उनको मान लेते थे और बाकी को नहीं मानते थे। तो इसके कारण इनमें लोगों में आक्रोश पैदा हुआ है। और ये आक्रोश पैदा होने के कारण ही ये क्या हो रहे हैं, देशभक्ति की भावनाओं से संचालित, देशभक्ति की भावनाओं के अंतर्गत इस प्रकार का कार्य नहीं देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि राजभक्ति और देशभक्ति में क्या होता है, अंतर होता है। ये शासन के प्रति निष्ठा है, ये देश के प्रति निष्ठा है। और ये देश के प्रति किसी अहित को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये शासन के प्रति, अंग्रेजी शासन के खिलाफ अहित को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए इन दोनों के बीच में अंतर है। और देशभक्ति और राजभक्ति एक दूसरे के पूरक नहीं है। तो इसी आधार पर इसकी क्या की जा रही है, आलोचना की जा रही है। तो राजभक्ति और देशभक्ति के अंदर, इसीलिए ये जो नीति अपनाते थे राजभक्ति की, अंग्रेजी शासन को जो वरदान मानते थे, इस अंग्रेजी शासन को वरदान मानने के कारण ये जो आलोचक हैं वो इनको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं आलोचक इसको, राजनीतिक भिक्षावृत्ति की क्या करते हैं, भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते हैं।
क्योंकि ये जो भी काम करते हैं वो अंग्रेजों से मांग करके, एक भिखारी की तरह मांग करके क्या करते हैं, उनकी इच्छा पर निर्भर है कि भारतीयों का हित पूरा हो या नहीं हो। तो इसके अंतर्गत अंतर है। 2 नंबर पर हम इसकी बात करें, 2 नंबर पर अगर बात करें तो वो बात है न्यायप्रियता के साधन प्रभावी नहीं है। उदारवादियों में जो न्यायप्रियता का जो साधन है, साधन प्रभावी नहीं है। जैसा कि उदारवादियों ने क्या माना, उदारवादियों ने माना था कि याचना करेंगे, प्रार्थना पत्र देंगे, याचना करेंगे, प्रार्थना पत्र देंगे, समाचार पत्रों में लिखवाएंगे, शिष्टमंडल भेजेंगे, प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे और आपसी जो सहयोग है उसके माध्यम से उनको विश्वास के आधार पर काम करेंगे। लेकिन ये केवल तब तक ही प्रभावी है जब तक अंग्रेजों की इच्छा है। अगर अंग्रेजों का स्वार्थ अगर पूरा नहीं होता है तो वो उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, और इनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है तो भारतीय हितों को भी हित भी नहीं हो सकते। तो हित साधन के अंतर्गत जो हित और अहित हैं वो एक दूसरे से, दोनों से क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रभावी नहीं है। और इस प्रभावी होने के कारण इसकी क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। इसके बाद में जो तीसरा बिंदु है, इसके बाद में जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो तीसरा बिंदु है कि उदारवादियों में त्याग की भावना नहीं है। यहां त्याग की भावना किसके लिए स्पष्ट कर रही है, ये त्याग की भावना है केवल देश के लिए, राष्ट्र के लिए। क्योंकि राष्ट्रवादी जो भावना होगी तभी जाकर के, जो भावना उदारवादियों की किसमें है, ब्रिटिश सरकार में। ब्रिटिश सरकार में जो क्या है, त्याग की भावना है, वो त्याग की भावना 2 जगह नहीं हो सकती। वो 2 जगह नहीं होने के कारण इसकी क्या की जा रही है, आलोचना की जा रही है। और इसलिए उदारवादियों की क्या की जा रही है, ये कमी है कि इन्होंने क्या किया है, देश के प्रति त्याग करना चाहिए, राष्ट्र के प्रति। हालांकि उनके एक प्रकार से आलोचना, हम केवल आलोचना का बिंदु देख रहे हैं, और आलोचना के बिंदु के अंतर्गत ये है कि वो राष्ट्र की जो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण, जो जहां पर जैसे अन्याय शोषण का जो वातावरण है, अन्याय और शोषण के अंतर्गत देखिए, हम यहाँ पर देखें कर्जन और रिटर्न की नीति, कर्जन और रिटर्न की नीति, और कर्जन और रिटर्न की नीति के माध्यम से, कर्जन और रिटर्न में जो दमनात्मक नीति है, कौन सी दमनात्मक नीति, इस दमनात्मक नीति के माध्यम से हमारे देश के अंतर्गत जो देश का विभाजन होना, जो बंगाल का विभाजन हुआ था, जो धर्म और संस्कृति के आधार पर जो क्या होती आलोचनाएं होती, उस आधार पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर त्याग की भावना देश के प्रति होनी चाहिए या अंग्रेजों के शासन के प्रति। इसके अलावा जो प्लेग, महामारियां और अकाल के समय, अकाल को सूखा पड़ा, उस समय हमारे देश की परिस्थितियां कैसी हैं, और ये परिस्थितियां ऐसी परिस्थितियां हो गई जिसके कारण हमारे देश की भूखमरी, बेरोजगारी और पूरी जनता क्या पड़ी है, पूरी त्रस्त है, पूरी तरह से बेहाल है, लोगों का जीवन यापन करना भी बड़ा मुश्किल में हो रहा है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या करना, अंग्रेजी शासन की क्या करना, अच्छाई करना और अंग्रेजी शासन की बढ़ाई करना, उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन करना, ये बेसिक में नहीं था। और इसलिए उदारवादियों की आलोचना की जाती है कि जो काम
अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने अपने शान शौकत में और ऐसो आराम में जो पैसे कमाए, जो धन खर्च किया, जो राजशाही जीवन जिया, उससे तो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता था, व्यवस्थाएं की जा सकती थी, उन्हें बचाया जा सकता था। लेकिन उस समय के अंतर्गत अंग्रेजी शासन ने इन पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, बहुत त्राही हो रही है और ऐसी स्थिति के अंतर्गत उदारवादी अंग्रेजों की प्रशंसा के गुणगान करने जा रहे हैं, तो ये एक प्रकार का आलोचना का सबसे बड़ा आधार तैयार करती है और इसी के कारण उदारवादियों की आलोचना का आधार तैयार होता है। तो हमने देखा कि इसकी आलोचना होने के कारण कोई एक न होकर के अनेक कारण थे, जिनमें हमने देखा कि ब्रिटिश राजनीति की ओर अग्रसर होना, त्याग की भावना नहीं होना और शासन के अंतर्गत जो न्यायक्रिया का जो साधन थे वो भी ज़्यादा प्रभावी नहीं थे। तो हम इसके आगे के जो बिंदु में देख रहे हैं कि इसका जो गुण है वो गुण है भारतीय राजनीति में योगदान। तो देखिए, अब यहाँ तो हमने क्या देखा, दोष, और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, गुण। देखिए, किसी जो उदारवादियों ने जो कार्य किया वो कार्य अचानक या फिर उसके सकारात्मक प्रभाव भी थे और नकारात्मक प्रभाव भी थे। उसके सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का आधार तैयार करने में योगदान। सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आधार तैयार किया है उदारवादियों का भारतीय राजनीति में। तो भारतीय राजनीति में यह है कि राष्ट्रवाद का आधार। देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का आधार तैयार, भारतीय राष्ट्रवाद का आधार जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कह सकते हैं, ये तैयार होता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो आधार है वो उदारवादियों ने तैयार किया। कुछ चीजें नई निकल कर के आई, जैसे स्वशासन, स्वशासन, समानता, स्वतंत्रता। अंग्रेजी शासन अब दूसरे शासन से तुलना, शासन से तुलना करते हैं। अब ये भारतीयों के अंतर्गत जो अंग्रेजी शासन ने एक तो भारतीय लोगों की बातों को अंग्रेजी शासन तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और फिर अंग्रेजी शासन उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं या उनके द्वारा किस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है, उस बात को यहाँ उनकी नीति को समझना, यहाँ ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है, इस प्रकार की पृष्ठभूमि के लिए क्या करना, कार्य करना। तीसरे नंबर की बात यह है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत जो जन आंदोलन के रूप में जो पृष्ठभूमि तैयार की, मतलब हमारे देश के नागरिकों को स्वतंत्रता के लिए इतना ज्यादा प्रोत्साहित करना और प्रोत्साहित करके उनको क्या करना, एक आजादी के लिए संघर्ष की प्रेरणा देने का काम उदारवादियों ने किया। इसलिए भारतीय राजनीति के अंतर्गत उदारवादियों का सबसे पहला काम यह था कि हम राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक जन आंदोलन तैयार कर दिया और इस जन आंदोलन के माध्यम से भारत के अंतर्गत जो आजादी थी, उस आजादी के प्रति तीव्र लालसा बढ़ गई और अनेक प्रकार के जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों का भी क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ और इस प्रकार ये अपना ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आधार तैयार ये होता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का आधार तैयार करने में जो योगदान दिया है, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन
क्योंकि इसके आने के बाद ही उग्रवादी जैसे इनकी राजनीति, इनके कार्यों के प्रति जो असंतोष, उदारवादियों के कार्यों के प्रति जो असंतोष पैदा हुआ, इस असंतोष पैदा होने के कारण ही 1906 के अंतर्गत सूरत अधिवेशन हुआ और सूरत अधिवेशन के दौरान ही कुछ लोगों ने क्या किया, कांग्रेस का विभाजन कर दिया। 1907 सूरत अधिवेशन, तो उसके अंतर्गत एक तो गर्म दल, एक तो नरम दल और एक गरम दल, नरम दल और गरम दल बन गए। तो नरम दल और गरम दल बन जाने के बाद में हमारे देश के अंतर्गत आजादी को लेकर के हर एक प्रकार के तरीके को अपनाया गया, जिस तरीके को लेकर के हमारे देश के अंतर्गत एक बहुत बड़ी राष्ट्रभूमि तैयार होती है। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि पहला तो हमने ये देखा कि भारतीय राष्ट्रवादी का आधार तैयार करती है। दो नंबर पर ब्रिटिश शासन के दोष स्पष्ट करना। देखिए, उदारवादियों का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि एक जो राष्ट्रीय कांग्रेस बनी और कांग्रेस का भी पहला जो चरण है वो कौन सा चरण है, उदारवादियों का। जो पहला जो चरण है उस चरण में क्या किया है, अंग्रेजी शासन के दोषों को स्पष्ट करने का काम किया है। और अगर ये दोषों को स्पष्ट करते और अंग्रेज माने या नहीं माने, लेकिन इसको लेकर के फिर भारतीय जो समाज है, भारत में इसकी क्या होना, प्रतिक्रिया होना। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजी शासन कर रहा और शासन के संचालन के अंतर्गत कुछ कमियां भी हैं और कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। उस बुराइयों को लेकर के क्या कर रहा है उदारवादी क्या कर रहे हैं, उनको अवगत करा रहे हैं और उन दोषों को जो अवगत करा रहे हैं उसके बाद में भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो भारतीय लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं और उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन तैयार किया जा रहा है। तो अगर उदारवादी यहाँ पर अपना काम नहीं करते, देखिए यहाँ पर संवैधानिक तरीका भी हो गया है और यहाँ पर दूसरा तरीका है जहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं, ये अहिंसावादी आंदोलन, यहाँ पर अहिंसा के द्वारा काम किया जा रहा है और अंग्रेजों को एक बार समझने का अवसर दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो भारतीय प्रतिक्रिया है वो हिंसा पर भी उतर सकती है, धरना प्रदर्शन भी कर सकती है, क्योंकि उसकी आगामी रणनीति पहले ये नहीं हुआ होता तो शुरू में क्या जनता हिंसा को उतर जाती, ऐसा होना संभव नहीं था। लेकिन इसके अंतर्गत विरोध प्रदर्शन है, हड़तालें हैं, धरना प्रदर्शन है, ये जो जनता ने जो तरीका अपनाया था, ये तरीका उदारवादियों को उनके दोषों से अवगत होने के बाद में ही जो तरीका अपनाया गया था वो स्पष्ट करता है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश शासन के दोषों को स्पष्ट करना और उनको इसकी ओर ध्यान आकर्षित करवाने का काम उदारवादियों का था। और उदारवादियों की बातों को नहीं मानना तो उदारवादी तो भले चुप रह जाए, लेकिन भारतीय जनता में भी इस बात का संदेश जाता था कि वास्तव में उदारवादियों ने जो काम किया है वो काम करने के बाद जो वास्तव में जो कमियां बताई थी और अंग्रेज सरकार को देख करके क्या नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सक्रिय नहीं है, तो भारतीय जनता उनके खिलाफ क्या करती थी, विरोध करती थी। इसलिए असंतोष के वातावरण को फैलाने में भी बहुत ज्यादा भूमिका निभा रही है। अब इसका इसलिए ये क्या बना, जन जागृति का भी एक सबसे बड़ा आधार है। इसके बाद में आप देखेंगे कि भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा
उदारवादियों ने सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम क्या काम है कि उदारवादी ही एक ऐसा माध्यम था जो अंग्रेजी शासन को संवैधानिक तरीके से क्रमिक विकास से काम करने के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में उनको काम करने के लिए राजनीतिक शिक्षा का अवसर भी प्रदान कर रहा है। भारत के अंतर्गत जैसे लोकतंत्र, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र का आधार बना और प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के साथ साथ में भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था के साथ संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। राजनीतिक शिक्षा में प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। जनता क्या कर रही है, शासन में भाग ले रही है, और अगर भाग नहीं भी दे रही है तो प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रही है। और उसके साथ साथ में संसदीय शासन प्रणाली की जो आधार है वो भी धीरे धीरे उसका भी प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है। लोग सहभागिता निभा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सहभागिता निभा रहे हैं। राजनीतिक संस्कृति का एक सबसे बड़ा क्या हो रहा है, प्रशिक्षण मिला। राजनीतिक मूल्य जो क्या है, राजनीतिक मूल्य है, इन राजनीतिक मूल्यों को भी क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, ये मूल्य हैं वो प्रभावी होकर जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत एक ऐसा वातावरण तैयार हो रहा है कि शासन की जगह शासन को सुदृढ़ता मिल रही है, और जनता, भारतीय जनता में भी क्या कर रहा है, राष्ट्रवादी भावना पैदा हो रही है, जो देश में एकता और अखंडता का वातावरण तैयार कर रही है। देश में एकता और अखंडता का वातावरण तैयार कर रही है, और इस एकता और अखंडता के आंदोलन के आधार पर ही क्या किया जा रहा है, भारत की एक मजबूती आधार। इसी प्रकार इसके जो निष्कर्ष है, उसके निष्कर्ष के आधार पर वो जो दादाभाई नौरोजी हैं, एनी बेसेंट हैं और पटाभी सीतारामैया है, ये इसके निष्कर्ष के रूप में ये कहते हैं कि राष्ट्रवादी जो उदारवादियों का जो युग रहा, वो उदारवादियों का युग एक ऐसा युग रहा है जो शासन को स्वायत्ता प्रदान करता है। ऐसा इसको ये नहीं कह सकते कि कोई जैसे भवन बन रहा है और उस भवन के अंदर जो नींव है, उस नींव के अंतर्गत जो ईंट है, जो पत्थर है, जो बहुत मजबूती का जो सामान लगा है, क्योंकि जो सारा का सारा जो आधार है, जो सारी की सारी जो इमारत है, वो इमारत उदारवादियों पर ही रखी गई है। इसलिए इसकी निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो भारत का राष्ट्रवादी जो आधार तैयार हुआ, भारत की आजादी का जो आंदोलन की जो पृष्ठभूमि जो तैयार हुई, वो पृष्ठभूमि इसके रूप में उदारवादियों के द्वारा तैयार की गई थी। और इस प्रकार हमने उदारवादियों की जो इसके जो अध्ययन के रूप में हमने उदारवादियों का जो योगदान देखा है, उसके काम करने के जो तरीके देखे हैं, उसके माध्यम से ये स्पष्ट हुआ है कि उदारवादियों ने ही हमारे देश की एक सबसे पहली जो आधार भूमि, आजादी की जो आधार भूमि थी, उस आधार भूमि को तैयार किया। जब जाकर के उग्रवादी तैयार हुआ, उग्रवाद के बाद में गांधीवादी तैयार हुआ, और इस राष्ट्रवाद के चरण में 1885 से लेकर 1947 तक के दौरान जो हमारे भारतीयों ने जो कार्य किया, जो संघर्ष किया, जो अंग्रेजी शासन से जो प्रशिक्षण लिया, जो हमारी शासन व्यवस्थाओं का एक सबसे बड़ा आधार तैयार करता है। और इसी के आधार पर आज हमारे लोकतंत्र को मजबूती मिली हुई है, सुदृढ़ता मिला हुआ है। अगर ये हमारा राष्ट्रीय आंदोलन इतने दिनों तक मजबूती से नहीं प्रशिक्षित राजनीतिक शिक्षा देता, तो आज दुनिया के लोकतंत्र में भारत के लोकतंत्र को भी देखने को नहीं मिल सकता था। तो हम आपको इस बिंदु के माध्यम से उदारवादियों का जो योगदान पड़ा, और हम आगामी जो वीडियो है, आगामी जो हमारा जो लेसन होगा, वो उग्रवादियों का होगा कि इनमें जो
जो क्या कमियां रही थी, जिसकी वजह से इनकी जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने का काम उग्रवादियों के द्वारा किया जाएगा, जिसमें लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, विपिन चंद्र पाल हैं। इन्होंने मिलकर के हमारे राष्ट्रवाद को और भी ज्यादा क्या किया है, मजबूत किया है। जो कमियां इनमें रही वो हमारे उग्रवादी पूरा करेंगे और उसके बाद में गांधी जी के नेतृत्व में जो ऐसे जो सत्याग्रह किया जाएगा, जो हमारी अंतिम मंजिल के रूप में हमारे को आजादी प्राप्त करेगा। तो बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिसके माध्यम से और से ज़्यादा इसको जो काम करने में जो प्रोत्साहन मिलेगा और आपको अच्छा से अच्छा देने का प्रयत्न करेंगे। उसके लिए हम सभी बच्चों का क्या कर रहे हैं, आज शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और कल आने वाले वीडियो के अंतर्गत हम उग्रवाद को बहुत ही सरल शब्दों में क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे और इसको आप अच्छी तरह से पूरा वीडियो देख करके इसको समझने की क्या करें कोशिश करेंगे। और हम अगले दिन नेक्स्ट, धन्यवाद।